हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है और इसकी प्रक्रिया क्या क्या है, या पुष्प के कौन कौन से भाग हैं जो लैंगिक जनन में सहयोग करते हैं, जिसके कारण पुष्पों की उत्पत्ति, पौधों की उत्पत्ति अथवा बीजों का बनना पाया जाता है। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि लैंगिक जनन के बारे में, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। जैसे पौधों के लिए है, पुष्पों के लिए है, तो हम यूं कह लेते हैं कि जनक पौधे अपने युग्मकों के द्वारा या जनक पौधे अपने युग्मकों का प्रयोग करके नए पौधों को जन्म देते हैं। यह प्रक्रिया लैंगिक जनन के अंतर्गत पौधों में मानी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, पुष्प में मुख्य रूप से निषेचन क्रिया का दो भाग, प्रत्येक नर भाग पुंकेसर और मादा भाग स्त्री केसर अंडक के नाम से हम जानते हैं। जैसा कि आप भी जानकारी लें कि कुछ पुष्प एक लिंगी होते हैं जिनमें केवल एक ही जननांग पाया जाता है। जैसा कि स्त्री केसर है तो स्त्री केसर, अन्यथा पुंकेसर है तो पुंकेसर। मैंने आपको बताया कि नर और मादा अंग, तो नर अंग जो है वो पुंकेसर है, मादा अंग जो है वो आपका स्त्री केसर। दोनों मिलकर निषेचन क्रिया करते हैं, निषेचित करते हैं, और ये प्रक्रिया करते करते आगे जो है पुष्पों के बीजों का बनना, फलों का बनना, ऐसी क्रिया प्रक्रिया के अंतर्गत होती है। पुष्प कांडों में पुंकेसर बताया। अब पुंकेसर कहाँ है, इसका क्या मतलब है? पुंकेसर जो है वो पराग कणों में पाया जाता है। पुंकेसर पराग कणों में पाया जाता है, जो कि पुष्प के पौधे का नर जननांग है। ठीक इसी प्रकार पुष्प का मादा भाग जो होता है, अंडक कहलाता है, ये बीजांड में पाया जाता है। यहाँ आपको प्रदर्शित किया गया है कि पुष्प का मादा भाग जो बीजांड में पाया जाता है, और नर भाग जो मैंने आपको बताया कि पराग कणों में पाया जाता है। तो यह तो स्पष्ट हो गया कि नर भाग पुंकेसर और मादा भाग जो है स्त्री केसर कहाँ कैसे पाया जाता है। इसके बाद इसमें कुछ और प्रक्रियाएं, जैसे नर युग्मक मादा युग्मक से निषेचन करता है, तो नर युग्मक क्या पुंकेसर है और मादा युग्मक स्त्री केसर है। ये दोनों जो है निषेचन क्रिया करते हैं। निषेचित अंड जो है कोशिकाओं में विकसित होकर बीजांड में विकसित हो जाते हैं। दोनों जब निषेचन क्रिया करते हैं तो निषेचन क्रिया के उपरांत अंड कोशिकाएं जो होती हैं इनके दोनों के बीच, वो बीजांड में विकसित होती है, अर्थात बीजों का निर्माण वहां से होता है। और इतना ही नहीं, पुनः जो है अंकुरित होने पर, जब यही बीजांड अंकुरित होते हैं तो नए पौधे की उत्पत्ति होती है। बीजांड विकसित होते हैं तो नए पौधों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से नर जननांग, पुष्पों में नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग स्त्री केसर के द्वारा निषेचित जो अंड बनता है, विकसित होता है, वह एक पौधे का रूप लेता है। आइए हम और जाने। जैसे मैंने कहा, ये पुष्पासन है, इसे हम प्रांकुट कहते हैं। ये पुष्प का आधारी भाग होता है, थैलेमस, इसको हम आधारी भाग कहते हैं।
ये डंठल के ऊपर पाया जाने वाला पुष्प भाग है। यहाँ पुष्प दिखाई दिया गया जो कि इसका आधार होता है, पुष्प का आधार। ठीक, इसके बाद बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज भी है। बाह्य दलपुंज क्या होता है? ये सबसे पुष्प के बाहरी हिस्सा होता है, पुष्प का बाहरी हिस्सा होता है, और जिसमें जो है जब पुष्प कली के रूप में होता है, जब यही पुष्प कली के रूप में होता है तो बाह्य दलपुंज जो होता है इसकी रक्षा करता है। मैंने बताया आपको ये पुष्पासन जो पुष्प का आधारीय भाग होता है, बाहर से दिख रहा है। इसके बाद आपको बाह्य दलपुंज दिखता है। बाह्य दलपुंज जो कि जब पुष्प कली के रूप में होता है तो इसकी सुरक्षा करता है। इसके उपरांत आप स्त्री केसर के बारे में मैंने बताया ही। इसमें पंखुड़ियां भी पाई जाती हैं जो कि रंगीन होती हैं। रंगीन होने के साथ साथ ये कीटों को आकर्षित करती हैं। पंखुड़ियां जो होती हैं रंगीन होती हैं, कीटों को आकर्षित करती हैं, और हम इन्हें दलपुंज भी कहते हैं। जैसे कि आपको वहां दिखाया गया दलपुंज कहते हैं। इस तरह से जान लें कि मिस ना हो, पंखुड़ियां जो है दलपुंज कहलाती हैं। इस प्रकार इनका कार्य होता है पुष्प के मध्य भाग में उपस्थित, इनका कार्य दलपुंज का होता है पुष्प के मध्य भाग में उपस्थित प्रजनन अंग की रक्षा करना। इस अंग की ये रक्षा करती है। तो मैंने आपको बताया पुष्पासन, पुंकेसर, स्त्री केसर, बाह्य दलपुंज, दलपुंज के रूप में। इसके बाद हम ध्यान देंगे पुंकेसर जो मैंने बताया आपको, साथ साथ वर्तिका को जो है अंडाशय के ऊपर लगा हुआ सबसे जो है यहाँ वर्तिका देख रहे हैं, नली के रूप में दिख रही है जो कि यहाँ अंडाशय से लगी हुई है और सीधे जो है वर्तिका को जोड़ती है। यहाँ अंडाशय से वर्तिका और ये वर्तिका को जोड़ती है। ये सबसे ऊपरी भाग जो है पुष्प का सबसे ऊपरी भाग वर्तिका कहलाता है। बीच की नली वर्तिका कहलाती है जो कि अंडाशय से वर्तिका को जोड़ती है। इस प्रकार से हम इसको एक नली के रूप में देखते हैं। फिर दलपुंज और स्त्री केसर, बाह्य दलपुंज, पुष्पासन, पुंकेसर, ये पुष्प के जो है मुख्य भाग हैं। पुनः ध्यान दे लें, पुष्प का नर जननांग पुंकेसर, मादा जननांग स्त्री केसर होता है। ये दोनों संयुग्मित होकर निषेचन क्रिया करते हैं। निषेचन क्रिया करने के बाद जो बीजाणु विकसित होते हैं, जिसके कारण जो है नया पौधा की उत्पत्ति होती है। नए पौधे की उत्पत्ति होते हुए बीज बनता है। बीज के बाद रूप में कठोर हो जाते हैं और जिसके कारण यह प्रजनन होने के साथ साथ नए पौधे की उत्पत्ति होती है। मैंने यहाँ आपको बताया कि पुष्प का सबसे निचला भाग जो यहाँ दिख रहा है पुष्पासन है, ये पुष्प का आधार कहा जाता है इसे। इसके बाद बाह्य दलपुंज है। बाह्य दलपुंज आप देख रहे हैं, ये जब कली रहता है पुष्प तो इसकी रक्षा करता है। स्त्री केसर के बारे में मैंने आपको बताया, मादा जननांग होता है। और इसके बाद जो पंखुड़ियां मैंने कहा दलपुंज होते हैं। दलपुंज जो होते हैं वो प्रजनन अंग जो मध्य में होता है इसकी रक्षा करते हैं। इसके बाद वर्तिका एक नली के रूप में अंडाशय से वर्तिका को जोड़ती है, और वर्तिका को जो होता है पुष्प का सबसे ऊपरी भाग जो डंठल के ऊपरी का भाग होता है वर्तिका कहलाता है। इस प्रकार से पुष्प के बारे में हमने जो अध्ययन किया इसको ढंग से जानेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।